वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एमजीसीआई यूट्यूब चैनल पर आज हम प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज में बॉटनी के एफएलटी 1 पेपर के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें है कि यदि एक वर्णांध व्यक्ति, बेटा जैसे ही उसने हमसे कहा वर्णांध व्यक्ति तो हमें समझ आता है कि एक्स वाई मेल है और यहां हमें लगाना होगा एक्स के ऊपर स्मॉल सी, बिकॉज जो वर्णांधता है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है जो कि एक समयुग्मजी सामान्य महिला के साथ विवाह करता है। सामान्य महिला मतलब दोनों यहां कैपिटल सी रहने वाले हैं, ठीक है। सामान्य महिला जो रहेगी उसके दोनों एक्स पर हमें कैपिटल सी मिलेगा। इनने पूछा है इनके पुत्र में वर्णांधता होने की क्या प्रायिकता रहेगी, क्या संभावना रहेगी। हम जानते हैं जो इनका पुत्र बनेगा वो पुत्र रहेगा एक्स वाई क्रोमोसोम तो मिलेगा फादर से जिस पर कलर ब्लाइंडनेस का कोई भी एलील प्रेजेंट नहीं होता है, और जो एक्स है ये मिलेगा मदर से। चूंकि मदर पूरी तरह से सामान्य है इसलिए इनके पुत्रों में वर्णांधता होने की संभावना बिल्कुल भी रहने वाली नहीं है। आंसर रहेगा 0%। अगला क्वेश्चन है, यहां पर हमें YW ये दो लक्षणों के एलील समय यहां दे रखे हैं और पूछा है कि इस क्रॉस को करवाने पर रिजल्ट क्या मिलेगा। हम सभी जानते हैं कि ये जो क्रॉस है ये मॉर्गन के द्वारा करवाया गया लिंकेज का क्रॉस नंबर फर्स्ट है। क्रॉस नंबर 1 में उसने मॉर्गन ने बॉडी कलर और विंग साइज के बीच में क्रॉस करवाया था और जब ये क्रॉस हुआ था तो 98.7% पेरेंटल मिले थे और 1.3% जो संततियां थी वो हमें रिकॉम्बिनेंट मिली थी। दैट इज हमारा आंसर जो यहां रहेगा वो रहेगा डी। 93 मैच द कॉलम है। टाइप ऑफ गैमीट यदि हम देखें तो ये है हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस, जबकि यहां पर ये जो क्रॉस है ये है ट्राई हाइब्रिड। तो टाइप्स ऑफ गैमीट को देखें तो डाई हाइब्रिड क्रॉस की इन पेरेंट्स के द्वारा 4 की संख्या में गैमीट्स बनाए जाएंगे, मतलब पहले के लिए आंसर बी और सी दोनों हो सकते हैं। मतलब फर्स्ट के लिए बी और सी ये सही है, मतलब अभी हमारे पहले लेवल पर चारों ऑप्शन ही सही हैं। नेक्स्ट आते हैं, टाइप ऑफ गैमीट यहां पर देखें तो 8 आने वाले हैं, तो यहां से आएगा बीसी, यहां 1 या 2 में से कुछ भी, तो बी और सी 1 और 2, यहां दे रखा है 3, तो ये वाला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। सेकंड पर आते हैं। सेकंड में टाइप ऑफ फिनोटाइप, हम सभी जानते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में 9-3-3-1 के रेशो में 4 प्रकार के फिनोटाइप मिलते हैं। यदि हमने यहां पर पहले वाले के आंसर को सी मान लिया है तब अब सेकंड वाले फिनोटाइप के लिए हमारा आंसर रहेगा यहां बी, बट यहां पर दे रखा है ए मतलब 9 फिनोटाइप, तो 9 टाइप के फिनोटाइप हमें नहीं मिलते। दैट इज हमारा पहला आंसर भी एलिमिनेट हो चुका है। अब हमारे पास केवल 2 ऑप्शन बचे हैं सी और डी, जिसमें 1 एंड 2 में सी 2 एंड 1, अभी ये दोनों सही हैं। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप है टाइप ऑफ जीनोटाइप। तो जीनोटाइप यहां पर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 1:1, 2:4:2, 1:1 के रेशो में, मतलब 9 प्रकार के जीनोटाइप हमें यहां पर देखने को मिलेंगे। मतलब थर्ड वाले को हमें मिलाना होगा ए से, तो ये थर्ड के लिए ए इज करेक्ट। यहां डी से जो मिलाया है ये गलत हो गया। दैट इज हमारा आंसर यहां पर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 94, बेटा ये सिकल सेल एनीमिया में किस तरह का म्यूटेशन होता है, उस म्यूटेशन के लिए हमसे पूछा है। ये जो सिकल सेल एनीमिया में है तो ये सीटीसी ये कन्वर्ट हो जाएगा यहां पर सीएसी में, तो यहां आ जाएगा जीटीजी और ये रहेगा हमारा वैलिन। दैट इज आंसर रहने वाला है हमारा बी। निम्न में से कौन सा लक्षण डीएनए की कुंडलिनी संरचना को स्थायित्व या स्टेबिलिटी प्रदान करता है? तो दोनों श्रृंखलाओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड की उपस्थिति, बिल्कुल ये स्टेबिलिटी देता है। द्विकुंडलिनी में एक क्षार युग्म की सतह के ऊपर स्थित दूसरे क्षार युग्म ये भी उसको स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। अगला जो लिखा है दोनों श्रृंखलाओं की समानांतर ध्रुवता, जबकि हम सभी जानते हैं कि दोनों श्रृंखलाओं के बीच में प्रति समानांतर ध्रुवता होती है, एक में 3' to
5 प्राइम, तो दूसरे में 5 to 3 प्राइम, दैट इज सी हमारा गलत हो जाएगा। स्टेबिलिटी के लिए आंसर रहेगा हमारा डी, ए व बी दोनों। 96, एक रासायनिक अभिक्रिया में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा जनित डीएनए खंड को किसके द्वारा पृथक करते हैं? हम सभी जानते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। 97, सामान्य एलील सामान्य एंजाइम उत्पन्न कर रहा है। अब हमें वो स्थिति बतानी है जिसके फलस्वरूप सामान्य लक्षण बनता है यदि सबस्ट्रेट का रूपांतरण ही ना हो रहा हो। यदि रूपांतरण ना हो रहा हो तो वो कौन सी स्थिति है? रूपांतरण ना होने वाली स्थिति रहेगी कि भाई एलील हो चुका है रूपांतरित, और इस समय या तो एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है या कार्य अक्षम एंजाइम बन रहा है। तो यहां पर जो हमसे पूछा है कि वो स्थिति बतानी है जिसमें रूपांतरण ना हो रहा हो, तो रूपांतरण ना होने वाली जो स्थिति है वो क्या रहेगी? एलील रूपांतरित हो चुका है। अब ये रूपांतरित एलील या तो एंजाइम नहीं बना रहा है या बना रहा है एंजाइम, तो वो एंजाइम कार्य अक्षम है, मतलब वो नॉन फंक्शनल है। पहले ऑप्शन में लिखा है सामान्य या कम सक्षम एंजाइम। भाई यदि सामान्य एंजाइम बना तब तो रूपांतरण होगा, तब तो सबस्ट्रेट एच डैश में बदल जाएगा, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। हाँ, यहां देखें रूपांतरित एलील द्वारा असक्षम एंजाइम का बनना, बिल्कुल यही हमारा आंसर रहेगा जो हमने यहां पर अभी अभी डिस्कस किया। 98 नंबर, ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन है? बेटा ट्रांसजेनिक मतलब वे जिनमें बाहरी डीएनए एंटर हुआ हो। यहां आरएनए एंटर करवाया, रॉन्ग। प्रोटीन एंटर करवाया, ये भी गलत रहेगा। तो ट्रांसजेनिक वे हैं जिनकी सभी कोशिकाओं में हमने बाहरी डीएनए को प्रवेशित करा दिया। हमें यहां पर सही जो है उनको छांटना है, उनको सिलेक्ट करना है। गोल्डन राइस विटामिन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट लाइन है, व्यापारिक मुनाफे के लिए अनाधिकृत या इनलीगली जैव संसाधन एवं परंपरागत ज्ञान का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। ये भी बिल्कुल सही है। ये दो स्टेटमेंट तो सही है। किसी दूसरे राष्ट्र के जैव संसाधनों का अनाधिकृत उपयोग पेटेंट या बायो पेटेंट कहलाता है? नहीं भाई, बायो पेटेंट का मतलब तो यह है कि किसी जैव संसाधन का हमने एकस्व अधिकार प्राप्त कर लिया है कि अब यदि कोई दूसरा इसका उत्पादन करेगा तो वो हमें रॉयल्टी या उसके मुनाफे में से कुछ परसेंटेज हमें देगा, तो ये बायो पेटेंट ये नहीं है। इन अनाधिकृत उपयोग को बायो पेटेंट नहीं कहते। तो दो चीजें सही हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज हमारा आंसर रहेगा सी। 100 नंबर, ई कोलाई में प्रायः प्रतिजैवी प्रतिरोधी जीन्स का प्रयोग सिलेक्टेबल मार्कर्स के लिए किया जाता है। क्यों? इसलिए किया जाता है क्योंकि जो सामान्य ई कोलाई होती है उसमें किसी भी प्रतिजैविक के लिए कोई प्रतिरोधी जीन नहीं पाई जाती। एक तो ये सही रहेगा। दूसरा ये रहेगा कि हम निवेशी निष्क्रियण के द्वारा आसानी से क्या कर सकते हैं? पहचान कर सकते हैं। तो एक तो ए सही है, एक बी सही है। सी पर आते हैं, क्योंकि ये क्रोमोजेनिक अभिक्रिया द्वारा आसानी से। भाई क्रोमाजेनिक ये तो एक अलग ही श्रेणी के सेलेक्टेबल मार्कर हैं। यहां तो चर्चा चल रही है प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीनों की, मतलब इसमें सी हमारा फिट नहीं बैठता। आंसर रहेगा डी, ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 101, अम्लीय, क्षारीय व उदासीन अमीनो अम्ल हमें पहचानने हैं। हम जानते हैं लाइसिन व अर्जिनिन क्षारीय हैं। आप यहां देखें ये अर्जिनिन उदासीन में लिख दिया, मतलब गलत हो गया। नेक्स्ट आते हैं, यहां पॉमेटिक एसिड जो लिखा है ये केवल एक अम्ल है, लेकिन ये कोई अमीनो अम्ल नहीं है, दैट इज ये हमारा आंसर नहीं रहेगा। आप यहां देखें हिस्टिडिन होता है क्षारीय, यहां पर हिस्टिडिन को लिख दिया है उदासीन में, मतलब ये भी हमारा आंसर रहने वाला नहीं है। आंसर रहेगा सी, जिसमें ग्लूटामिक अम्ल रहेगा अम्लीय, लाइसिन रहेगा हमारा क्षारीय, और वेलिन है उदासीन अमीनो अम्ल। 102, शराब बनाने वाले ईस्ट का उपयोग किस प्रक्रिया के लिए करते हैं? किण्वन के लिए, और उसके द्वारा एल्कोहल का क्या होने वाला है? उत्पादन। दैट इज आंसर जो रहेगा वो रहेगा डी। 103, किस एक मिलान का एक सूक्ष्म जीव जीवाणु उससे प्राप्त उत्पाद को गलत मिलाया है?
कोई मैच द कॉलम में मिस मैच को हमें चूज करना है। एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड बिल्कुल सही है। ईस्ट जिसका नाम होता है मेनास्कस परप्यूरियस, इससे मिलता है स्टेटिन, ये भी सही है। एसिटोबैक्टर एसिटाइस से ही एसिटिक अम्ल मिलेगा, ये भी सही है। लेकिन आप यहां देखें क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, बेटा इससे हमें लैक्टिक एसिड नहीं मिलता, इससे हमें प्राप्त होता है ब्यूटाइलिकम से ब्यूटायरिक एसिड। मतलब जो डी वाला मैच है चूंकि वो गलत में लाया है और हमसे गलत ही पूछा है, दैट इज आंसर रहेगा हमारा डी। 104 क्राय प्रोटीन एक कीटनाशक प्रोटीन है, बिल्कुल सही है। सभी कीटों में सक्रिय जीववेश मध्य आंत के उपकला कोशिकाओं की सतह से बनकर उनमें छिद्रों का निर्माण करते हैं, ये गलत है। और गलत क्या है, यहां जो लिखा है ना सभी कीटों में, बिकॉज हम जानते हैं क्राय प्रोटीन इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं, वो मेनली लेपिडोप्टेरन, कॉलियोप्टेरन, डिप्टेरन्स के कीटों पर ही अपना प्रभाव डालते हैं, वो सभी कीटों पर अपना प्रभाव नहीं डालते। मतलब पहली स्टेटमेंट सही है लेकिन जो कारण वाली स्टेटमेंट है वो गलत है। तो कथन सत्य है परंतु कारण असत्य है। 105 लाइकेन में शैवाल घटक को सेवलांस कहते हैं, तो ये दो सही हो गए। कवक घटक को कवकांश कहते हैं, और जिसमें शैवाल जो है वो होती है स्वपोषी और कवक होती है परपोषी, दैट इज हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए। 106 प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में सर्वाधिक बहुलता में, ये गलत हो गया भाई। सर्वाधिक बहुलता में जो पाए जाते हैं वो तो होते हैं परपोषी जीवाणु, मतलब जो पहली स्टेटमेंट है वो हो गई है रॉन्ग। अधिकांश विषमपोषी जीवाणु महत्वपूर्ण अपघटक या डिकम्पोजर हैं और इनमें से अनेक मनुष्य के जीवन संबंधी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। तो कथन एक गलत है लेकिन कथन नंबर 2 सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड सेकंड इज ट्रू, दैट इज आंसर रहेगा सी। 107 हमें यहां एग्जाम्पल्स बताने हैं कौन से सही में मिलाए हुए हैं। हम सभी जानते हैं फाइको, एस्को, बेसिडियो एंड ड्यूटेरो, इनके एग्जाम्पल हमने याद भी कर रखे हैं, मार्कन, पाओ एंड कैट, LSGL, इस तरह से हमने याद कर रखा है इसको। तो फाइकोमाइसिटीज में म्यूकर आएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। फाइको के बाद बात करें एस्कोमाइसिटीज में जो पक्सिनिया दिया है, आप देखें पक्सिनिया जो है वो बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है, दैट इज पहला आंसर हमारा क्या हो गया गलत। सेकंड पर आते हैं फाइकोमाइसिटीज में जो मोरल्स दे रखे हैं, एस्कोमाइसिटीज में हमें दे दिया है उनने ट्राइकोडर्मा, जबकि हम सभी जानते हैं जो ट्राइकोडर्मा है वो ड्यूटेरोमाइसिटीज का मेंबर है, दैट इज ये भी क्या रहेगा यहां पर गलत। नेक्स्ट आते हैं सी ऑप्शन पर, तो फाइकोमाइसिटीज में अल्ब्यूगो, अल्ब्यूगो ये आ गया हमारा। एस्कोमाइसिटीज की बात करें तो यहां पर न्यूरोस्पोरा, ये न्यूरोस्पोरा रहेगा। बेसिडियोमाइसिटीज में ऑस्टिलोगो, ये ऑस्टिलोगो, दैट इज हमारा आंसर यहां रहने वाला है सी। 108 बेटा यहां पर ये जो ऑप्शंस हमें दिए हैं ये कौन कौन से ये हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जैसे ये बना है म्यूकर, ये है एस्परजिलस और ये हमारा यहां पर रहेगा एगेरिकस, ठीक है। अब बात करें सबसे पहले म्यूकर किस क्लास का मेंबर है, तो बेटा म्यूकर जो है ये आ जाएगा फाइकोमाइसिटीज में। बात करें एस्परजिलस की, एस्परजिलस जो है ये एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। और बात करें एगेरिकस की, तो जो एगेरिकस है ये मेंबर रहेगा हमारा बेसिडियोमाइसिटीज का। चलिए एक एक करके अब अपन यहां समझते हैं। माइसीलियम इज ए सेप्टेट, जो आपटी कवक तंतु है वो फाइकोमाइसिटीज के सदस्य होते हैं। मतलब पहले वाले को हमें मिलाना होगा म्यूकर से, मतलब ए के लिए हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा फर्स्ट, ठीक है। फिर हम पढ़े सेकंड स्टेटमेंट, अलैंगिक स्पोर नहीं पाए जाते या अनुपस्थित होते हैं। तो हम सभी जानते हैं बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्यों में अलैंगिक बीजाणु एब्सेंट होते हैं,
मतलब सेकंड वाले को बी को हमें मिलाना होगा या सेकंड वाले को हमें मिलाना होगा एगेरिकस से, ये सेकंड के साथ में। थर्ड स्टेटमेंट जो है, सेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनसली, हम सभी जानते हैं कि एस्कोमाइसिटीज के सदस्यों में लैंगिक बीजाणु अंतर्जात एस्कस के अंदर फॉर्म होते हैं, मतलब इसके लिए आंसर हमारा रहेगा थर्ड। तो ए के लिए 1, बी के लिए 3 एंड सी के लिए 2, दैट इज आंसर हमारा रहेगा यहां पर बी। 109, भूरी शैवाल में अलैंगिक बीजाणु होते हैं, नाशपाती के आकार के होंगे और 2 असमान फ्लैजिला पाए जाते हैं। भाई हरी, भूरी, लाल। हरी में जो फ्लैजिला होते हैं वो सीड्स पर होते हैं, इक्वल आकार के होते हैं, 2 से लेके 8 हो सकते हैं। यहां केवल 2 रहेंगे, अनइक्वल इन साइज रहेंगे, तो 2 फ्लैजिला जो पार्श्व में है और असमान आकार के रहेंगे। 110, टेरिडोफाइटा में अर्धसूत्री विभाजन होता है बीजाणु निर्माण के समय या स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पर। स्लेजिनेला व सोल्विनिया में 2 प्रकार के बीजाणु, बृहद व लघु बीजाणु निर्माण होता है, इसलिए इन्हें विषम बीजाणु कहते हैं। बिल्कुल सही है। टेरिडोफाइटा के बीजाणु अंकुरित होने पर अस्पष्ट छोटा बहुकोशिकीय मुक्त जीवी अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषी थैलस गेमिटोफाइट फॉर्म करते हैं, जिसे प्रोथैलस कहते हैं। यहां दोनों ही जो कथन है वो सही है, दैट इज आंसर हमारा रहेगा ए। 112, निम्न में से क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिस्सा नहीं है? हम सभी जानते हैं क्रिस्टी पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिस्सा नहीं है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सामान्यतः यूकैरियोटिक कोशिकाओं से छोटी हैं और तो काफी तेजी से डिवाइड होती हैं। बिल्कुल सही है। अंतर्विष्ट पिंड झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते एवं कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्रोटिस्टा में खाद्य राजधानी का निर्माण खाद्य पदार्थों को निगलने के लिए या निगलने से होता है, ये भी सही है। अग्रबिंदुक या एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में दोनों भुजाओं की लंबाइयां समान होती हैं, ये गलत है। समान तो होती हैं दोनों भुजाओं की लंबाइयां मेटासेंट्रिक कंडीशन में, दैट इज यहां हमारा आंसर रहेगा ए, बी और सी, ये तीनों सही हैं। बाकी जो डी वाली स्टेटमेंट है वो गलत रहेगी। 114 पर आते हैं। मनुष्य कोशिका लगभग प्रत्येक 90 मिनट में डिवाइड होती है, गलत हो गया ये। 24 घंटे में होती है, 90 मिनट में तो ईस्ट डिवाइड होती है, तो पहला गलत। ईस्ट के लिए 24 घंटे का समय डिवीजन टाइम, यहां दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं वो गलत हैं। 115, यदि कोशिका चक्र में G1 फेज में 6 पिकोग्राम डीएनए है तो G2 फेज में कितना होगा? हम सभी जानते हैं G1 में 6 पिकोग्राम, जिसे हम बोलते हैं 2C, और G2 में हो जाता है S फेज के बाद में 4C डीएनए, मतलब ये रहेगा 12 पिकोग्राम डीएनए, दैट इज आंसर रहेगा बी। 116, PS1 के अभिक्रिया केंद्र के इलेक्ट्रॉन 700 नैनोमीटर, आप सभी जानते हैं P700 से निकल के ये पहुंचते हैं FRS में, और FRS जो है वो P700 की तुलना में उच्च रेडॉक्स विभव पर होता है, तो इसका जो रेडॉक्स विभव रहेगा वो P700 से क्या रहने वाला है? अधिक, दैट इज हमारा आंसर रहेगा सी। 117, मैच द कॉलम, अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान ATP व NADPH दोनों बनते हैं, चक्री में केवल ATP बनती है। केमी ऑस्मोसिस के लिए पीटर मार्शल को आप मिला देना, और वाटर स्प्लिटिंग में Mn+2 Cl- ये हेल्प करते हैं। 4321, तो अपन यहां देखें 4321, दैट इज आंसर रहेगा बी। 118 पर आते हैं। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कितनी ऊर्जा? हम सभी को पता है 7% से कम ऊर्जा यहां उत्पन्न होती है, और एटीपी के 2 अणु हमें प्राप्त होते हैं। एल्कोहलिक किण्वन के दौरान कितने प्रत्यक्ष NADH प्लस H+ बनते हैं? तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो या हमारा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो, इसके दौरान कोई भी NADH H+ फॉर्म नहीं होते, दैट इज हमारा आंसर रहेगा 0। 120, एम्फीबोलिक पाथ के बारे में सही कथन चुने। बेटा एम्फीबोलिक पाथ मींस ये रेस्पिरेशन की चर्चा यहां हो रही है, तो सभी कार्बोहाइड्रेट श्वसन में उपयोग में आने से पहले ग्लूकोज में चेंज होते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, यदि वसी अम्ल श्वसन के उपयोग में आता है
तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बनकर पाथ में एंटर होगा, ये भी सही है। ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल जाती है DHAP और फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के द्वारा एंटर होती है। यहां लिखा है फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोग्लिसरेट का मतलब है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो ग्लिसरॉल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के रास्ते से कभी एंटर होने वाली नहीं है, वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट या जिसे हम बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, इन रास्तों से एंटर होती है। दैट इज सी जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। एम्फीबोलिक पथ के दौरान एसिटाइल कोएंजाइम ए से वसा का संश्लेषण हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए, बी एंड डी ये तीनों सही हैं, बाकी जो हमारी सी स्टेटमेंट है वो गलत है। 121 प्राइरोज सीड्स को हटाने की क्रिया सिरक्षेदन कहलाती है, डीकैपिटेशन कहलाती है। आप यहां देखें, जिएटिन का पृथक्करण मक्के की अष्ठी या नारियल से हुआ, बिल्कुल सही है। जिब्रेलिन शराब उद्योग में माल्टिंग को बढ़ाता है, ये भी सही है। एब्सिसिक एसिड एक तनाव हार्मोन है, ये भी सही है। दैट इज यहां पर सारे के सारे आंसर जो है वो सही हैं। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी, ऑल ऑफ दीज। यहां हमें बताना है चर घातांक की वृद्धि का समीकरण कौन सा है। तो आप ये देख पा रहे होंगे, ये वाला तो अंक गणितीय के लिए है, ये चर घातांकी, और चर घातांकी की वृद्धि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होती है। दैट इज आंसर हमारा रहेगा बी। व्यावर्तित पुष्पदल विन्यास मतलब ट्विस्टेड व्यवस्था और स्तंभी बीजांड विन्यास किसमें पाया जाता है। तो हम सभी जानते हैं चाइना रोज या गुड़हल। 124 सरसों के लिए फ्लोरल फार्मूला जो रहेगा वो रहेगा हमारा फोर्थ वाला। 125 कैस्पेरियन पट्टिका डाइकॉट रूट की एंडोडर्मिस मेनली इसका ये फीचर है, ठीक है। तो एंडोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट गलत, पेरिसाइकिल गलत रहेगा, डाइकॉट स्टेम गलत, एंडोडर्मिस ऑफ डाइकॉट रूट इज अ करेक्ट आंसर। 126 पर आते हैं, सूरजमुखी की जड़ में पैरेनकाइमा कोशिकाएं, सूरजमुखी मतलब डाइकॉट में जो जड़ है, जड़ में जो पैरेनकाइमा सेल हैं जो जाइलम और फ्लोएम बंडल के बीच मिलती हैं, उन्हें हमने नाम दे रखा है संयोजी ऊतक, बिल्कुल सही है। द्विबीजपत्री तने में हाइपोडर्मिस दृढ़ोत्की मतलब स्क्लेरन कायमा गलत, ये बनी होती है कॉलेन कायमा से। तो केवल कथन एक सही है, कथन नंबर 2 जो है वो यहां पर गलत है। तो आंसर रहेगा हमारा सी। 127 एक जीव वैज्ञानिक के लिए पुष्प अलैंगिक व कायिक जनन का स्थल है, गलत हो गया ना, लैंगिक जनन का स्थल है वो। लघु बीजाणुधानियां आगे विकसित होकर पराग पुटी, बिल्कुल सही है। अनुप्रस्थ काट में एक प्रारूपी लघु बीजाणुधानी बाह्य रूपरेखा में लगभग गोलाई में प्रकट होती है, यह भी बिल्कुल सही है। क्योंकि यहां हमसे यह नहीं पूछा कि एंथर बाहर से देखने पर कैसा दिखता है, यहां यह पूछा है कि जब उसकी अनुप्रस्थ काट होगी, अनुप्रस्थ काट में एक लघु बीजाणुधानी मतलब एक जो चेंबर है वो एक चेंबर कैसा दिखाई दे रहा है, तो वो हमें बाहर से गोल दिखाई दे रहा है अनुप्रस्थ काट में। ज्यादातर आवृतबीजी में परिपक्व परागकण 2 कोशिकीय होते हैं, बिल्कुल हम सभी जानते हैं कि 60% परागकणों का परागण 2 कोशिकीय अवस्था में होता है, 40% का जो परागण है वो 3 कोशिकीय अवस्था में होता है, मींस ज्यादातर का 2 कोशिकीय में होता है, ये बिल्कुल सही है। तो यहां पर ए वाले को छोड़ दें, तो जो सही हमारे हैं वो है बी, सी एंड डी, ये हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो यहां पर सही रहेंगी। तो अपन देखें, ऐसा हमें दे रखा है ऑप्शन डी में। बीजांडकाय जो है वो 2n होता है, बीजांडकाय मींस हमारा न्यूसेलस। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका भी 2n होती है और फीमेल गेमिटोफाइट n होता है, दैट इज 2n 2n n, आंसर हमारा रहेगा ए। 129 फीमेल गेमिटोफाइट के विकास के समय 8 में से 7 केंद्रक कोशिका भित्तियों से घिर जाते हैं, 8 में से 7 नहीं घिरते, केवल कितने घिरते हैं 6, मतलब पहली स्टेटमेंट गलत हो गई है। ध्रुवी केंद्रक अंड उपकरण के ऊपर स्थित होता है, आप देखें यहां है ध्रुवी केंद्रक, यहां है एग एपरेटस, तो ध्रुवी केंद्रक अंड उपकरण के नीचे होते हैं। ये जो मैंने ओव्यूल बनाया ये आर्थोट्रोपस है, इस आर्थोट्रोपस को ही मान के इस क्वेश्चन का आंसर हम लगाते हैं, बिकॉज ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ओव्यूल है।
तो अंड उपकरण के नीचे होते हैं हमारे ध्रुवीय केंद्रक, मतलब जो स्टेटमेंट बी है वो भी क्या रहेगी, गलत। अंड कोशिका भ्रूण कोश की सबसे बड़ी कोशिका है, अगेन गलत, सबसे छोटी कोशिका है। अंड उपकरण में 2 सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका होती है। तो यदि हमसे चूंकि सही पूछा है, दैट इज हमारा आंसर रहेगा डी। 130 यहां डायग्राम में आपको समझ आ ही चुका है। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीशियम, और अंदर की तरफ जाएंगे तो मिडिल लेयर, और सबसे अंदर टेपिटम प्रेजेंट होती है। तो यदि हम बात करें और सेंटर में जाएंगे तो स्पोरोजीनस टिश्यू हमें यहां पर मिल जाएगा। तो यहां एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेपिटम, और सबसे सेंटर में रहेगा स्पोरोजीनस टिश्यू। 131 पर आते हैं। इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन। प्राक हार्मोन के रूप में इंसुलिन संश्लेषित होता है, बिल्कुल सही है। जीन चिकित्सा में उन विधियों का सहयोग लेते हैं जिनके द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन दोषों का सुधार किया जाता है। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। दैट इज हमारा जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा ए। 132 प्राथमिक उत्पादन प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्र उत्पन्न की गई बायोमास या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है, बिल्कुल सही है। एक पारिस्थितिक तंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता या ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व की उत्पादन दर है। दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही हैं। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं। दैट इज आंसर रहेगा डी। कितने हॉटस्पॉट मौजूद हैं? तो आंसर रहेगा 34 हॉटस्पॉट। 134 पे आते हैं। कौन से कथन प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर के लिए सही है? इसके परिकलन के लिए प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर मींस आर, इसके लिए चाहिए बी माइनस डी। तो इसके लिए हमें जन्म एवं मृत्यु दर पता होना चाहिए, बिल्कुल सही है। नार्वे चूहे का आर होता है 0.015 और ये बोल रहे हैं कि इसका मूल्य भारत के मानव समष्टि से भी अधिक है। भारत की मानव समष्टि का आर मूल्य होता है 0.0205। तो हमें पता है कि यार मानवों के लिए आर की वैल्यू ज्यादा है, ना कि चूहों के लिए, मतलब दूसरी स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गई है। थर्ड पर आते हैं। आटा भृंग के लिए यह इंट्रिंसिक दर 0.12 है, ठीक है, ये सही है। यह समष्टि वृद्धि पर केवल अजैवी कारक नहीं भाई, अजैवी प्लस जैवी दोनों कारकों के प्रभाव के द्वारा आर की वैल्यू कंट्रोल होती है। तो हमें यह समझ आ गया है ए सही है, बी गलत है, सी अगेन सही है और डी यहां पर गलत है। तो यहां हमसे पूछा है निम्न में से कौन से कथन प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर के लिए सत्य हैं? तो सही बताना है। क्या केवल ए सही है? नहीं, आंसर रहेगा ए और सी दोनों सही हैं। क्या ए, बी और सी तीनों सही हैं? ये भी गलत हो गया क्योंकि बी यहां गलत है। क्या डी के अलावा बाकी सब सही हैं क्या? ये भी गलत है। बी और डी के अलावा, तो आप देखें बी और डी के अलावा बाकी सब जो है वो सही हैं। दैट इज आंसर रहेगा हमारा डी। लास्ट क्वेश्चन है परभक्षण यानी कि प्रीडेशन। तो प्रीडेशन में आ जाएगा कैक्टस एवं मौत। कॉमन सेल्स मींस +0 टाइप की इंटरेक्शन जो रहेगी, इसमें रहेगा बॉर्निकल्स ऑन व्हेल, परजीविता, टिक्स ऑन डॉग एंड कंपटीशन, वेलेनस एंड कैथेमेलस, है ना। तो आंसर रहेगा हमारा 3, 4, 1, 2। यही मिलाया है हमने 3 देन 4, 1 एंड 2। तो यहां देख लेते हैं 3, 4, 1, 2। ये हमें दे रखा है ऑप्शन ए में, ठीक है। आप सभी को नीट 2025 के लिए अग्रिम बधाइयां। आप सभी लगातार अपनी मेहनत करते रहें और जहां जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो अपने टीचर्स से पूछते रहें। बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन।